नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं और वो है प्रोसेस डिज़ाइन। आपको पता है कि सीरीज चल रही है 8 एपिसोड की, जिसमें पहला एपिसोड था जिसमें ओवरऑल मैंने प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में बात की थी। जो दूसरा था उसमें मैंने स्पेसिफिकली प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात की थी। जो तीसरा था वो था प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में। चौथा ये वाला है जहाँ पे मैं प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में बात करने वाला हूँ। जो इससे अगला एपिसोड होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। उसके बाद आएगा किस तरह से हम फीडबैक करेक्टिव एक्शन लेते हैं जो भी हम प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं। उसके बाद जो अगला एपिसोड होगा दैट विल बी अराउंड द डिज़ाइन चेंजेस के जो भी ईसीएन आते हैं उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। और जो आखिरी एपिसोड जो 8वां एपिसोड होगा वो होगा कि ओवरऑल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या पॉसिबल इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं जिससे उसको हम टेक केयर कर सकें। तो आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में। किसी ने बहुत सच कहा है कि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक रेफ्रिजरेटर की तरह है। जब तक वो ठीक काम करता है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो स्मेल करता है, स्टिंग करता है। कुछ कुछ इसी तरह से ही ये प्रोसेस डिज़ाइन प्रोसेस है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पर टेंजिबल वे में एक प्रोडक्ट हमें दिखने लगता है और उसको हम कस्टमर को सप्लाई भी करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर फेज़ में हम कितने अच्छे ढंग से सारे काम करते हैं जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें। तो प्रोसेस डिज़ाइन फेज़ में जो इनपुट्स हैं वो एक्चुअली में आउटपुट हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन फेज़ के। उनमें से कुछ इनपुट्स की मैं अगर बात करूं, अगर आपको याद हो जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, तो वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, then design FMEA, design for manufacturability and assembly, identification of special characteristics, identification of equipments that is needed, और इस तरह के और बहुत सारे इनपुट्स हैं जो यहाँ पे इस स्टेज पे मिलते हैं। जब ये सारे इनपुट स्टेज पे आते हैं तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बाद उसको मैं एक एक करके आपको शेयर करूँगा। तो ये बेसिकली 2 पार्ट में रहेगा। पहले तो जो डॉक्यूमेंटेशन हम प्रिपेयर करते हैं प्रोसेस डिज़ाइन फेज़ में, और फिर उसका आउटपुट क्या निकलता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स इस स्टेज में प्रिपेयर होते हैं उनमें एक तो होता है सब असेंबली ड्राइंग्स और जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन फेज से मेन ड्राइंग तो मिल जाती है, लेकिन अगर हमें प्रोसेस को चलाना है तो हो सकता है हमें कुछ सब असेंबली ड्राइंग बनानी पड़े। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेस शॉप की बात करें जहाँ पे बहुत सारे सब प्रोसेस होते हैं, ब्लैंकिंग है, ड्राइंग है, आउटर कटिंग है, तो उनकी भी कोई हम ड्राइंग बना सकते हैं जिससे कि उस प्रोसेस के बारे में हम समझ सकें कि क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और क्या उसको हम मीट कर सकते हैं नहीं कर सकते। देन एक और डॉक्यूमेंट इस स्टेज पे प्रिपेयर होता है, वो होता है प्रोसेस फ्लो चार्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक तरह का बर्ड व्यू होता है। हम पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस का फ्लो रहने वाला है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, और ये हेल्प करता है हमें बहुत सारी 4M चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं। एक बार जब प्रोसेस फ्लो चार्ट बन जाता है जहां वो इनकमिंग से डिस्पैच तक का सारा प्रोसेस डिफाइन कर देता है, तो बहुत आसान होता है अगला काम करना, वो है फ्लोर प्लान लेआउट। जो फ्लोर प्लान लेआउट है वो बेसिकली ये देखता है कि जो हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस होंगे वहाँ पे एक्चुअली में कौन सी जगह पर क्या होगा, कहाँ पर असेंबली लाइन रहेगी, कहाँ प्रेस शॉप रहेगी, कहाँ पे रीवर्किंग सेग्रीगेशन का काम होगा, कहाँ पे डिस्पैच का काम होगा, किस तरीके से ऑपरेटर्स मूव करेंगे एक जगह से उधर, किस तरह से मटेरियल की मूवमेंट होगी, कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह पे छोटे छोटे स्टोरेज पॉइंट होंगे। तो वो सारा का सारा काम फ्लोर प्लान लेआउट में होता है। एक बार फ्लोर प्लान लेआउट रेडी हो जाता है तो अगला काम और आसान हो जाता है, वो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बेसिकली ये बताता है कि जो हमारे अलग अलग प्रोसेस हैं, से फॉर एग्जांपल मोल्डिंग प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, पेंटिंग प्रोसेस, उन प्रोसेसेस के कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। से फॉर एग्जांपल मोल्डिंग की बात करें तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है। अगर हम प्रेस शॉप की बात करें तो उसमें जो स्ट्रोक लेंथ है वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है। तो इस तरह से हर प्रोसेस के कौन कौन से की इंडिकेटर हैं और वो किस तरीके से रेलेवेंट हैं और कौन कौन से पैरामीटर इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रोसेस को, उसको इस स्टेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार प्रोसेस फ्लो चार्ट, फ्लोर प्लान लेआउट और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद बहुत आसान होता है अगला काम करना, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर प्रूफिंग, कि इस सारे के सारे प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर एरर प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट है। कई बार रिक्वायरमेंट कस्टमर की तरफ से भी आती है,
बहुत बार ऐसा भी होता है जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है वो हमें यूज़फुल होता है, और बेसिकली सारे काम को करते हुए हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एरर प्रूफिंग लगाएं। एक बार ये सारे काम हो जाते हैं तो बहुत आसान होता है अगला काम करना है, वो है प्रोसेस FMEA। जो आजकल AIG VDA का जो फर्स्ट एडिशन चल रहा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या अगर कस्टमर की अपनी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन FMEA बना सकता है। ये जो प्रोसेस FMEA है, ये इसमें बहुत सारे इनपुट्स हैं जो डिज़ाइन FMEA के भी आते हैं, और ये एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है जो क्रॉस फंक्शनल टीम मिल के बनाती है, और वो आइडेंटिफाई करती है क्या क्या पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं, क्या उसके मोड हो सकते हैं, और क्या करें जिस कारण से हम उस फेलियर को या प्रिवेंट कर सकें, या अगर वो फेलियर हो तो उसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो उसके बेसिस पे हम FMEA बनाते हैं। और FMEA चेंज भी होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आ जाती है, कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हो सकती है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, कोई मटेरियल चेंज हो जाता है, या कोई और रीज़न भी हो सकता है जिस कारण से हम FMEA को चेंज कर सकते हैं। एक बार FMEA रेडी हो गया तो बहुत आसान है, जो अगला डॉक्यूमेंट बनाना है वो है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। इसे पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान की। जो प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान है, ये ब्रॉडली देखा जाए तो एक तरह से जो मास प्रोडक्शन का कंट्रोल प्लान है काफ़ी कुछ सिमिलर होता है, जहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया होता है कि कौन कौन से प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के कंट्रोल्स हैं, किस तरह का सैम्पलिंग प्लान होगा, किस तरह का इंस्पेक्शन क्राइटेरिया होगा, किस तरह के एरर प्रूफिंग हम वहाँ पे लगाएंगे, और किस तरह से उसको चेक करेंगे, कौन चेक करेगा, कौन सा काम ऑपरेटर चेक करेगा, कौन सा काम जो सुपरवाइज़र है वो चेक करेगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसमें होती है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान में कि यहाँ कंपैरेटिवली जो फ्रीक्वेंसी होती है इंस्पेक्शन की वो ज़्यादा होती है, जो सैम्पल साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिटेल में की जाती है, और एरर प्रूफिंग की जो वेरिफिकेशन है और ज़्यादा डिटेल में की जाती है, जस्ट टू इंश्योर कि जब अगली स्टेज में प्रोडक्ट जाए तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। एक बार जब कंट्रोल प्लान रेडी हो गया तो उसके बाद जो अगले काम हैं कुछ जो बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे कि पैकिंग स्टैंडर्ड, कि किस तरह का पैकिंग स्टैंडर्ड हमें बनाना है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर अपना पैकिंग स्टैंडर्ड खुद देता है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन खुद पैकिंग स्टैंडर्ड बना सकती है और कस्टमर से अप्रूवल ले सकती है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो पैकिंग स्टैंडर्ड है उसका जो साइज़ है और उसका जो वेट है वो इस तरह से होना चाहिए कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को टेक केयर कर सकें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि पैकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जब तक वो मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता तब तक वो उसी कंडीशन में होना चाहिए, उसी ही जो उसकी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफ़िल करता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन बिटवीन कहीं उसकी स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव आ जाए, या कहीं क्रैक आ जाए, या कोई और इशू आ जाए। तो पैकिंग स्टैंडर्ड में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो इस समय बनता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो निकल के आती हैं स्टेज पे, जो कि FMEA और कंट्रोल प्लान में स्पेसिफाई की जाती हैं। ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये ज़्यादातर या तो कस्टमर की तरफ से आती हैं, या ऑर्गेनाइजेशन DFME और PFMA करते हुए आइडेंटिफाई करता है, जो कि प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी और विद रिस्पेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फिट फंक्शन रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की होती हैं। एक बार जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस रेडी हो जाती हैं तो जब हम एक्चुअली में ट्रायल लॉट बनाते हैं, तो जब वो ट्रायल लॉट बनता है वो डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर रिक्वायरमेंट है कि हमें 300 पीस के हिसाब से बनाना है या कस्टमर की और रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाना है। तो जो अगला काम आता है वो MS से होता है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जो अभी 4th एडिशन चल रहा है AIG का। तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं, या कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जो एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे है कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्ट इक्विपमेंट स्पेसिफाई किए हुए हैं कंट्रोल प्लान में, उन सभी का हमें MS से करना है। और जो मेन इंटेंट है MS का वो देखना है कि जिस समय हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट की हम आउटपुट की बात करते हैं उसमें मेजरमेंट एरर कितना, और उसको हम कितना मिनिमाइज और कम से कम कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टडीज़, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, लीनियरिटी, यूनिफॉर्मिटी की हम सब बात करते हैं, तो उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार हमने MS स्टडी कर ली और जो हमने इक्विपमेंट्स को क्वालिफाई कर दिया जो मेजरमेंट के होते हैं, तो अगला काम आता है और वो है कैपेबिलिटी स्टडी करना, जो अक्सर हम CP/CPK की बात, PP/PPK की बात करते हैं। तो ये जनरली जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम आइडेंटिफाई करते हैं FMEA और कंट्रोल प्लान के अंदर, उन सब के लिए किया जाता है। और
एसपीसी करते हुए हम इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो एमएसए से क्वालिफाई किए हुए इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हीं को हमें यूज़ करना है। इसका सेकेंड एडिशन है जो इस समय यूज़ चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू EAJ। इसका भी मेन इंटेंट ये है कि क्या हमारा प्रोसेस स्टेबल है, क्या वो कंसिस्टेंटली वो आउटपुट दे सकता है जो कस्टमर से हमने कमिट किया है या हमने सोचा है कि हमारा प्रोसेस वो आउटपुट दे सकता है। एक बार प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी हमने कर ली तो जो अगला स्टेप इसके बाद आता है वो आता है विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड अदर थिंग्स कि क्या हमारा जो प्रोसेस है क्या वो रिलायबल है, जिस तरह से हमने सोचा था कि हमारे प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन नहीं आएगा, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम या मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो ठीक ढंग से चलेंगी, क्या वो सारी की सारी चीज़ें ठीक से हो रही या नहीं हो रही, जो क्वालिटी के टारगेट्स हमने सेट किए थे क्या वो हमारे अचीव होंगे नहीं होंगे, उन सब को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे निकल के आती है वो आती है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस प्लान कि नाउ मेंटेनेंस प्लान बनाते हुए या तो जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट आ सकती हैं या जो FME और कंट्रोल प्लान का जो आउटपुट है वो भी एक आ सकता है। उसके बेसिस पे हमें मेंटेनेंस का प्लान बनाना है कि किस फ्रिक्वेंसी में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करना है और कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स हैं जिसको हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास रहें, जैसे कि इन केस अगर कहीं भी आवश्यकता पड़े तो उनको हम यूटिलाइज कर सकें। देन एक और की आउटपुट स्टेज पे निकल के आता है वो है कैपेसिटी एनालिसिस। जो कैपेसिटी एनालिसिस है वो इस बात को देखने के लिए है कि जो कस्टमर से हमने प्रोडक्टिविटी का टारगेट सेट किया था क्या वो टारगेट अब हम अचीव कर सकते हैं नहीं। तो एक बहुत पॉपुलर स्टडी है रना रेट जो हम बात करते हैं कि जिस समय एक्चुअली में हम मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करेंगे तो जो भी रोज़ का टारगेट या वीक का टारगेट या महीने का टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं या उसमें कोई इशू है और अगर इशू है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, वो इस समय इस कैपेसिटी एनालिसिस के स्टेज पे किया जाता है। देन इसके अलावा कुछ और आउटपुट हो सकते हैं जैसे रैपिड डिटेक्शन मैकेनिज्म हो सकता है कि इन केस कहीं प्रोसेस में कोई ब्रेकडाउन आता है या कहीं प्रॉब्लम आती है या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कितनी जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और कितनी जल्दी उसके हम एक्शन ले सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोसेस फिर से स्टेबल हो जाए और उसके ऊपर हम काम कर सकें। ये सारे काम को करते हुए इस बात को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो एक सर्टन टाइम फ्रीक्वेंसी पे हमें रिव्यू भी करना है कि जो हमारा प्रोसेस है और हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस अगर वो मीट नहीं कर रहा तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम मिल के इन सारी चीज़ों को देख रही है, जो वो काम अपने लेवल पे कर सकती है उस काम को करें, बट अगर उसे लगता है कि वो नहीं कर सकती तो वो एस्केलेट कर सकती है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट भी देखे कि उसको किस तरह से कर सकते हैं, कोई एडिशनल रिसोर्सेज देने हैं या कोई और ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कि उस काम को पूरा कर सके। सो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो प्रोसेस डिज़ाइन के जो की आउटपुट्स के बारे में बात की, तो मैंने बात की थी सब असेंबली ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, प्रोसेस फ्लो चार्ट, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फ्लोर प्लान लेआउट, मैकेजिंग ऑफ पैकेजिंग प्लान, मेंटेनेंस प्लान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर प्रूफिंग और उसके बेसिस पे फिर PFME का बनाना, देन कंट्रोल प्लान जो प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान है, उसके बेसिस पे MSS स्टडी, द स्टडी ऑफ SPC, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी गोल्स, क्वालिटी गोल्स कि वो मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटी एनालिसिस एंड देन फाइनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू सी दैट वेदर थिंग्स आर हैपनिंग एज पर द राइट वे और नॉट। अगर ये सारे के सारे काम सिस्टमेटिकली और तरीके से किए जाएँ तो सर्टनली जो की बेनिफिट्स हो सकते हैं वो यही हैं कि जो भी हमने टाइमलाइन डिसाइड किया, जो हमने कॉस्ट डिसाइड किया, उसके हिसाब से हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, उसकी श्योरिटी हो जाती है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको हम मीट कर सकते हैं, जो टीम है जो सारी इस न्यू डेवलपमेंट पे काम कर रही है उसका मोरल इंप्रूव होता है और उसको लगता है कि यस दे आर सर्विंग एंड दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द कंपनी। बट अगर हम कुछ चैलेंजेस की बात करें जो इन जनरल इंडस्ट्री में रहता है, जो देखने में आता है वो यह थी क्या CFT अप्रोच जो क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है क्या एक्चुअली में उसे ठीक ढंग से हम यूज़ कर पाते हैं, क्या जहाँ भी हमें चैलेंजेस आते हैं क्या टाइमली उसको हम एस्केलेट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को जिससे कि मैनेजमेंट उस पर एक्शन ले सके, कितनी फ्रिक्वेंसी पे हम रेगुलर डिज़ाइन रिव्यूज़ करते हैं टू सी कि जो भी हमने प्लानिंग की है क्या उस प्लानिंग के हिसाब से हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस डिज़ाइन फेज़ में क्या हम कभी आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, और इन केस अगर वो कॉम्पिटेंट है नहीं है तो उनकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हमें देखना चाहिए। तो ये था 4th एपिसोड इस पर्टिकुलर सीरीज़ का।
जो अगला एपिसोड होगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन। अगर आप इस वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे जो ब्लॉग का लिंक है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है और इस वीडियो को आप रेगुलरली देखना चाहते हैं और आगे भी जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको भी आप सुनना चाहते हैं, तो मेरा जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।